आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समाज के बारे में। अब आप लोग सोचिएगा कि भैया समाज पढ़ना इतना जरूरी का है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके हिंदी व्याकरण होते हैं ना, उसमें जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है मैंने बताया है, उसमें एक समास भी है। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो में कि अगर आप लोग समाज के ट्रिक को जानना चाहते हैं तो आप लोग 500 कमेंट कीजिए। तो वो 500 कमेंट पूरा गया है, जिसके कारण मैं आप लोगों को समाज का ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि समाज का ट्रिक क्या है, जिसको पढ़ लेने के बाद आप लोगों को समाज कभी भी देखने की, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और अपने आसानी से अपने व्याकरण और हिंदी के पेपर में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा समाज का प्रकार होता है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है अव्ययी भाव समास, उसके बाद है तत्पुरुष समास, उसके बाद है हमारा कर्मधारय समास, उसके बाद है हमारा द्विगु समास, उसके बाद है द्वंद्व समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास। इन सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में सवाल यही आ रहा होगा, भैया बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके कान में पहली बार ये बात पड़ा हुआ है कि समास क्या होता है। समास क्या होता है भैया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो समास हमारा होता है ना, दो सार्थक शब्द से या दो से अधिक सार्थक शब्द से जो शब्द मिलकर बनता है उसी को हम लोग समास बोलते हैं। दो सार्थक शब्द क्या होते हैं भैया? तो काली और मिर्च। काली अलग शब्द है, मिर्च अलग शब्द है और दोनों मिलकर काली मिर्च बनता है। आपको पता होगा नील और कमल दोनों अलग अलग है और दोनों मिलकर नील कमल बनता है। तो ये दोनों समास का ही शब्द है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिर अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे, तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे, द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे, द्वंद्व समास को कैसे आसानी तरीके से समझेंगे और कैसे याद रखेंगे, जो कि आप एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहे, जिससे कि आप लोग अगर एग्जाम के बाद अगर आप सरकारी एग्जाम देने जाते हैं, कोई सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर पेपर में ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा इसका ट्रिक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये ट्रिक को मैं बताने के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिसको अगर आप लोग देख ले रहे हैं तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ आपको ट्रिक याद हुआ, समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए जल्दी से ट्रिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अव्ययी भाव से परिचित कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अव्ययी भाव से परिचित करा दूं कि क्या है ये भाई अव्ययी भाव। तो ये अव्ययी भाव जो होता है ये हमारा समास का एक प्रकार है, इतना तो सबको पता है। इसको पहचानने का सबसे आसान सा ट्रिक क्या है कि इसका जो भी शब्द बनेगा ना, जो भी शब्द बनेगा उसका पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा, आपका प्रत्यय से होगा। प्रत्यय तो सब लोग पढ़ रखे हैं, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो उसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में केवल आपको प्रत्यय लिख देना है, उसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा बहुत ही मजेदार तरीके से। आप लोग इसको देख लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर प्रत्यय क्या होता है। चलिए देखते हैं कि अव्ययी भाव क्या होता है समास। तो अव्ययी भाव समास के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इसके जो शब्द बनते हैं ना उसमें पहले में प्रत्यय लगता है, जैसे नीर, प्रति, ये सब क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, इसी तरह के होते हैं हमारे प्रत्यय और इससे जो शब्द बनेंगे वो क्या बोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जल नीर, ठीक है, नीरा जल, ये आपको पता चलेगा। प्रतिदिन, प्रति से आपका बनता है शब्द प्रतिदिन। ठीक है, इस तरह के शब्द बनते हैं, वो होते हैं हमारे अव्ययी भाव। इसके बाद एक और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जो जल जो है वो होता है हमारा क्या, अव्ययी भाव समास। ठीक है, मतलब सेम ही तरह के जो रिपीट हो जाएंगे और उसके बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा। योजक चिन्ह जो हम लोग इंग्लिश में डैश बोलते हैं ना, उसी को हिंदी में हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इतना पता चला ना, सेम ही वर्ड रहेगा और उसके बीच में क्या लगेगा, तो योजक चिन्ह लग जाएगा। कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एक बार ध्यान से उसको देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ बोर्ड से आपको समझ में नहीं आएगा, केवल आप ध्यान से सुनिए तो उससे समझ में आ जाएगा, पर नोट डाउन एक बार कर लीजिएगा तो बाद में एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये तो हो गया दूसरा एग्जांपल। पहला एग्जांपल था कि पहले शब्द में क्या लगेगा, तो प्रत्यय लगेगा, इतना तो पता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या लिए कि जल जल, बैट बैट, बॉल बॉल, ऐसा करके रहेगा और बीच में क्या रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया जल जल, ये आपका क्या चीज का एग्जांपल है, तो अव्ययी भाव का एग्जांपल हो गया। जो दूसरा हमारा जो प्रकार है तत्पुरुष। ठीक है, तो तत्पुरुष का जो प्रकार है, इसके जो 6 प्रकार है, इससे क्वेश्चन पूछ रहते हैं। इसके 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो कर्म तत्पुरुष है,
कारण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकारण। अब इसके जो चिन्ह होते हैं उसको आपको देखना होगा। तो देखिए कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है, करण का जो चिन्ह होता है वो से होता है, उसके बाद संप्रदान का के लिए होता है, आपादान का से होता है और संबंध का के ही होता है, और अधिकरण का में पै पर होते हैं। मतलब आपका जो क्या बोलते हैं तत्पुरुष से जो आपका सवाल रहेगा वो आपके यहां से रहेंगे, कि मतलब जो आपके शब्द रहेंगे एग्जाम्पल में दिया रहेगा और वहां पे आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी आपको ये दिख रहे हैं, ये चिन्ह दिख रहे हैं को, से, के लिए, से, का के की, में पै पर, तब आपको वहां पे क्या मारना है, तत्पुरुष समास मार देना है। कैसे, अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्या होता है, कर्म को होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए ऐसा है। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको, इसका इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा कि आपका शब्द इससे क्या बनता है, तो देखिए इसका शब्द बनता है आपका कि किसके लिए, किसको, इस यहां पे बोला जाता है ना, मां को पैसा दे दो, मां को पैसा दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे को आया ना, को शब्द आया ना, तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये कर्म तत्पुरुष भी हो जाएगा, अगर तत्पुरुष में केवल पूछ रहा है तो भी ये तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। इतना समझ में आया ना। इसी तरह से आपका सारा का क्वेश्चन बनेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं सारे का एग्जांपल आपको दे देता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कर्मधारय से हम लोग ट्रिक क्या बनाएंगे, इसका इतना शानदार सा ट्रिक बनाए हैं हम लोग कि देखिए जिससे ना आपको पता चले किसी काम की, किसी ऐसा शब्द जिससे पता चल सके, उसके शब्द से ही पता चल जाए कि ये कुछ करने वाला है, इससे कुछ सी चीज की विशेषता पता चल जाए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कालाकार मतलब ब्लैक कार, में अगर आपको बताऊं काला गाड़ी। ठीक है, काला गाड़ी से आपको समझ में आ रहा है ना कि गाड़ी तो है और वो कैसी है, तो काली है। ठीक है, मतलब ये विशेषता बता रहा है ना कि गाड़ी की विशेषता क्या बता रहा है कि जो गाड़ी होगी वो काली होगी। इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो शब्द की विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है, कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, जो कर्म को ही धारण कर ले, कालाकार। ठीक है, कार कैसी है, तो काली है। इतना समझ में आ रहा है ना, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चौथा नंबर जो हमारे समाज का प्रकार बोल रहा है कि द्विगु वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना कि दूगो ऐसा लग रहा है ना। तो इसको क्या समझना है कि दू क्या है, तो एक नंबर है, ये सबको पता होगा, संख्या है, सबको पता होगा। तो इससे हम लोगों को ट्रिक क्या बनाना है कि जो संख्या, जिस शब्द में संख्या का भास हो उसको क्या बोलेंगे, तो द्विगु बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दूं तो नौ लाखा हार, सब बोलते हैं ना 9 लाखा हार, मतलब 9 लाख का हार। इतना तो समझ में आ रहा ना, 9 लाख का। आपको पता होना चाहिए कि जो समास होता है दो शब्दों से मिलकर, दो सार्थक शब्दों से मिलकर ही बनता है। तो जो भी आपका इसका एग्जाम्पल रहेगा उसको एक बार तोड़ के जरूर देखिएगा कि दोनों का सार्थक शब्द बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर सार्थक शब्द नहीं बन रहा है तो आपका जो एग्जाम्पल है, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो वो सरासर गलत है, एकदम गलत है। सार्थक शब्द दोनों को तोड़ने के बाद भी सार्थक शब्द होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे द्विगु का एग्जाम्पल दिया, क्या कि द्विगु का हम लोग ट्रिक क्या बनाया है कि दूगो, और दूगो मतलब क्या है, नंबर है। मतलब ऐसा शब्द लीजिए जिसमें 9 लाखा, यानी कि 9 आ रहा है ना, 9 क्या है, तो नंबर है, 9 जो है हमारा नंबर है। ठीक है, और लखा हार, 9 लाखा हार, तो 9 लाख का हार। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद सप्त ऋषि, कितने ऋषि जी, तो सप्त ऋषि, सप्त मतलब क्या होता है, 7 ऋषि, तो ये भी नंबर है। दूगो से आपको याद रहेगा नंबर, और नंबर जिसमें आएंगे वो क्या हो जाएगा, तो द्विगु हो जाएगा। अगले देखते हैं अगले प्रकार को, क्या अगला प्रकार है हमारा, तो अगला प्रकार है द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व में क्या करना है, बस देखिएगा यहाँ पे द्वंद्व में ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये न जो है, न जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, वो किस तरह से दिख रहा है, तो एक हाइफन की तरह लग रहा है ना जी, एक हाइफन की तरह लग रहा है ना, जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह इसको बोला जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह है इसे। तो ये जहां भी, जिस भी शब्द में आपको योजक चिन्ह दिखेगा ना, योजक चिन्ह जहां पे भी दिखेगा वो क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अब इसको एग्जांपल में अगर दूं तो भाई और बहन,
भाई और बहन, कभी भी देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई ऐसे लिखा रहेगा, योजक चिन्ह और बहन ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका क्या है, द्वंद्व समास है। एक और मैं अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट उठ रहा होगा भैया कि यहाँ पे जल जल बताए, ये भी बता दिए कि क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है, और यहाँ पे भाई बहन बता दिया और यहाँ पे भी योजक चिन्ह बता दिए और बोल रहे हो कि द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इसलिए चिंता नहीं करनी है कि यहाँ पे देखिएगा तो ये जो भाई है वो मेल जेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे जो बहन है वो फीमेल जेंडर है, यानी कि दोनों जो हमारे जेंडर हैं वो विपरीत हैं, ठीक है। दोनों जो शब्द हैं वो विपरीत ही रहेंगे। द्वंद्व के केस में क्या रहेगा कि दोनों शब्द विपरीत रहेंगे, पर अव्ययी भाव के केस में क्या रहेगा, दोनों ही शब्द सेम सेम रहेंगे। यानी कि इसका अगर अव्ययी भाव का एग्जांपल लिया जाए, अव्ययी भाव का अगर एग्जांपल लिया जाए तो इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई और भाई, ठीक है, या बहन और बहन। तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव, ठीक है, बहन और बहन, भाई और भाई, मतलब दोनों शब्द जो है वो सेम रहेगा और इसके बीच में लगेगा योजक चिन्ह, तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव। पर वही अगर आपकी द्वंद्व की बात किया जाए तो ये रहेगा भाई और योजक चिन्ह बहन, ठीक है। इतना समझ में आया, डाउट क्लियर हो गई है ऐसा करता हूं। तो अगला जो हमारा प्रकार है वो है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि से आपको समझ में आ रहा होगा, बहु मतलब क्या होती है, बहु जो होती है वो बेटी होती है, बेटी के समान होती है, पर किसकी बेटी होती है जी, तो दूसरे किसी की बेटी होती है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि बहुव्रीहि जो है, बहु जो होती है वो किसी दूसरे की बेटी होती है। तो बहुव्रीहि समास का जो शब्द बनेगा वो किसी दूसरे का ही बोध कराएगा। यही ट्रिक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि बहु क्या होती है, तो किसी दूसरे की बेटी होती है, ठीक है। बहु जो भी होती है, बहु वो क्या होती है, किसी दूसरे की बेटी होती है, और इसका जो शब्द बनेगा ना वो किसी दूसरे का ही बोध कराएगा। चलिए अगर मैं आपको एग्जांपल इसका दूं तो दशानन, ठीक है, 10 आनन, 10 होता है नंबर आपका, 10 गुम और आनन मतलब होता है सिर, ठीक है। दशानन ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों सार्थक शब्द हैं, ठीक है, पर दोनों सार्थक शब्द से अगर बात की जाए दशानन से तो किसका बोध हो रहा है जी, तो रावण का। रावण एक अलग शब्द बन गया ना जी, अलग शब्द है ना रावण। तो यहाँ पे क्या हो गया, रावण जो है दो शब्द मिल गए, 10 और आनन, और किसका बोध किए, तो आनन यानी कि किसी तीसरे का, यानी कि किसी दूसरे का बोध किए, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं बहुव्रीहि का, तो कौन, नीलकंठ, किसका कंठ है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी का कंठ नीला है, नीलकंठ, दोनों शब्द अलग अलग हैं और इससे दूसरे किसी का बोध हो रहा है। दूसरा किसका बोध हो रहा है, तो नीलकंठ किसको बोला जाता है, तो हमारे पूजनीय शंकर भगवान को बोला जाता है। वो क्यों क्यों बोला जाता है नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तो जहर को क्या कर रखा था अपने कंठ में, उसको रोक दिया था, ठीक है। उसी से उनका कंठ जो है वो नीला हो गया था, तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। ये तो हो गया यहाँ की बात। अब देखते हैं फाइनली कि क्या आखिर आप लोगों के एग्जाम में जो आएगा उसको पहचान भी पाओगे कि ये है या नहीं है। इसकी हम लोग यहीं पे ट्रायल कर लेंगे कि आखिर इस चीज को आप लोग सीख भी पाए कि नहीं सीख पाए, कि कितना आसान है ट्रिक, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन रहेगा, जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा कि काली मिर्च जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताते जाइए। तो काली और मिर्च, देखिए यहाँ पे काली भी है और मिर्च भी है, तो ये क्या बता रहा है, किसी काम की विशेषता को बता रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, काम की विशेषता को बता रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो कर्म धार्य हो जाएगा, कर्मधार हो जाएगा। काली मिर्च जो है वो क्या बता रहा है, कर्म की विशेषता बता रहा है, यानी कि जो मिर्चा है वो कैसी होगी, तो काली होगी, तो वो हो जाएगा कर्मधार। दूसरा जो हमारा इसका एग्जाम्पल है तो नील कमल, ठीक है, नील कमल कैसा कमल है जी, तो नीला कमल है, तो ये भी हमारा कर्मधार का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, तो अगला एग्जाम्पल बोल रहा है कि रात और रात, दिन और दिन, प्रतिदिन, ठीक है। तो ये आप लोगों को सबको क्लियर हो गया, जो सेम सेम रहता है और उसमें योजक चिन्ह रहता है और जिस शब्द के पहले प्रत्यय आ जाता है वो हो जाता है हमारा अव्ययी भाव, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो अव्ययी भाव का हो जाएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला एग्जाम्पल हमारा है नीलकंठ, लंबोदर, दशानन। तो ये देखिए नीलकंठ किससे बोध हो रहा है, शंकर भगवान का, मतलब किसी तीसरे का ही बोध हो रहा है। लंबोदर किसको बोला जाता है, तो लंबोदर बोला जाता है गणेश भगवान को। उसके बाद दशानन किसको बोला जाता है,
तो दशानन रावण को बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसका किसी तीसरे का बोध करा रहा है, किसी तीसरे का कौन बोध कराता है, तो बहू किसकी होती है, तो दूसरे की बेटी होती है, तो किसी दूसरे का बोध कौन कराता है, तो बहुब्रीहि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुब्रीहि हो जाएगा। अगले एग्जांपल को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला एग्जांपल है कि सुख और दुख, सुख दुख, माता और पिता। यह एग्जाम्पल बहुत ही आसान है और हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इसको पहचानने का ट्रिक बहुत ही आसान सा है कि योजक चिन्ह है तो द्वंद्व हो गया भाई, योजक चिन्ह है तो ये द्वंद्व हो गया। इसमें क्या करना है, द्वंद्व हो गया। द्वंद्व में आपको एकदम ध्यान से देखना है, द्वंद्व लिखा कैसे जाता है, द्वंद्व इससे लिखा जाता है। इसमें ये योजक चिन्ह की तरह दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना ये द्वंद्व, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और दोनों जो आपके शब्द होंगे आपस में विपरीत होंगे। सुख है और एक दुख है, दोनों विपरीत शब्द है कि नहीं, माता है और पिता है, दोनों विपरीत है कि नहीं, एकदम ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। अगले एग्जांपल को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला एग्जांपल जो हमारा है त्रिभुवन, त्रिभुवन और सप्तऋषि। यहाँ पे त्रिभुवन यानी कि 3, ठीक है, नंबर का बोध हो रहा है। उसके बाद सप्तऋषि यानी कि 7, ठीक है, 7 गो ऋषि है। तो ये नंबर का बोध कौन कराता है जी, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो नंबर का जो बोध हमारा कराता है, कौन कराता है, तो द्विगु यानी कि दूगो। द्विगु का हम लोग ट्री क्या बनाए थे, दूगो, तो द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी समास के प्रकार थे, हमारे 6 प्रकार, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट कौन सा ट्रिक आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग इसका जो भी प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक कहां पे मिलेगा भैया, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप किसी भी चीज को फोड़ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन टूल्स को। धन्यवाद।